हमने कम्युनिकेशन पढ़ लिया कि किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं आपस में लोग, है ना। लेकिन जब कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम सेंडर से रिसीवर तक चैनल के माध्यम से, वहां पर एक फैक्टर मैंने बताया था, नॉइस, है ना। तो नॉइस से क्या होता है, बैरियर्स होता है कम्युनिकेशन में। नॉइस किसी भी लेवल पर हो सकता है, सेंडर के लेवल पर, मीडियम या चैनल के लेवल पर, रिसीवर के लेवल पर, या फिर जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है उसके लेवल पर। बहुत तरह के बैरियर्स किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए हो सकते हैं। तो उन सारे जितने प्रकार के बैरियर्स हैं, कितने कितने पॉसिबल बैरियर्स हो सकते हैं, हम उनको एक एक करके देखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो एक तो देखो क्या है, सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर, शब्दार्थ या भाषाई। शब्दार्थ मतलब आप कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दे रहे हो जो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है। ओके। लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग भाषा के लोग हैं, ये हिंदी बोलते हैं, ये कन्नड़ स्पीकर है, तो ये दोनों आपस में बात नहीं कर सकते, तो ये हो गया लिंग्विस्टिक बैरियर। एक है इसमें होमोफोन्स। होमोफोन्स मतलब कि दो वर्ड है, जैसे सी और सी, दोनों सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। तो मान लो आपने किसी को SEA वाला सी कहा, लेकिन वो SEE समझ के उस मैसेज को किसी और तरह से समझने की कोशिश करेगा, तो इससे क्या हो रहा है, एक रुकावट, एक बाधा आ रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में। फिर इसमें आता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग एंड स्पीच एक्ट्स, कि आप जो भी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में वो फिट कर रहा हो, लेकिन आप उसको किसी और तरीके से समझ रहे हो। कुछ भी हो सकता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। अभी आगे देखते हैं इसके। फिर एक स्पीच एक्ट्स, ठीक है। इसमें होता है कि आप ऑर्डर देते हो या किसी को इनवाइट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हो अच्छे से कि रोहित आओ, कमांड दे रहे हो तो आप चिल्ला के बोलोगे अरे आओ, वार्निंग दोगे धमका डरा के, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, अच्छे इंटेंशन से आप उसको बुला रहे हो, डिसमिसल भगा दो, या मतलब निगेटिवली आप उसको आवाज दे के बुला रहे हो या जो भी, या फिर बड़े खुश हो जा रहे हो एक्सक्लेमेट करके किसी को देख के, अरे रोहित आप आए हो, या फिर आप धमकी दे रहे हो, है ना। तो ये होता है स्पीच एक्ट्स, कि आप जो ऑर्डर दे, आप जो बोल रहे हो वो आप किस प्रकार से बोल रहे हो, आराम से बोल रहे हो, चिल्ला के बोल रहे हो, तो आपके क्या टोन, टोन का इस पे असर पड़ेगा, फेशियल एक्सप्रेशन का असर पड़ेगा, है ना। ये सारे के सारे स्पीच एक्ट्स में आएंगे। फिर है स्ट्रेस, कि आप जैसे कि एग्जाम्पल देखो, दे स्टोल द फ्रूट फ्रॉम द गार्डन, इस वर्ड पे जोर दिया जा रहा है कि उन्होंने गार्डन से फ्रूट चुरा लिए। तो यहाँ पर ज्यादा जोर किस पे दिया गया, चोरी करने पर। लेकिन उसी तरीके से जब आप इस वाले वर्ड को स्ट्रेस करोगे, गार्डन, गार्डन से चुराया है, तो ज्यादा आप जोर किस पे दे रहे हो, गार्डन पे। मतलब कि गार्डन को आप इम्पोर्टेंट बनाना चाह रहे हो उस पूरे कॉन्वर्सेशन में या जो भी इवेंट हो रहा है वहां पर। तो चोरी किया है ठीक है, लेकिन गार्डन से चोरी किया ये बड़ी बात हो गई। पहला स्टेटमेंट क्या है कि उसने चोरी किया है गार्डन से, तो बड़ी बात क्या हो गई, चोरी करना। ठीक। तो ये होता है स्ट्रेस में। फिर है वर्ड शिफ्ट, अगर आप शब्दों को आगे पीछे कर दोगे इधर से उधर, तो उससे भी क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। या फिर आप किस तरीके से एम्फेसिस करें, जैसे कि दे रैंक अप द पेरेंट्स कंसर्न, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पेरेंट्स उस इशू से रिलेटेड थे उनको फोन किया गया। अब इसको आगे पीछे कर दिए दूसरे सेंटेंस में, देखो, दे रैंक अप द कंसर्न पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, चिंतित पेरेंट्स। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया, चिंतित अभिभावक। और ऊपर वाले में क्या मीनिंग था, जो जो जिन जिन पेरेंट्स से वो चीज संबंधित थी। तो ये होता है कि आप जब वर्ड्स को आगे पीछे शिफ्ट कर दोगे तो इसका पूरा का पूरा मीनिंग क्या है, बदल जाएगा। इससे भी कम्युनिकेशन की बैरियर प्रोड्यूस हो सकती है। एक है स्टाइल फॉर्मल, मतलब स्टाइल के बेसिस पर, एक है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। तो देखो जो जो भाषा है किसी भी स्पीकर का, वो वैरी करता है कि उसका रोल क्या है सोसाइटी में, वो किस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसका अथॉरिटी क्या है, पोजीशन क्या है सोसाइटी में। जैसे कि पॉलिटिशियन क्या बोलेगा, मुझे आपका दुख समझ आता है ना, बड़ा सहानुभूति दिखाएगा अपने जनता के प्रति। लेकिन जब कोई बिजनेसमैन बात करेगा तो वो एकदम सीधा सीधा बोलेगा, आई सी व्हाट यू मीन, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो।
तो जो स्टाइल ऑफ टॉकिंग है वो भी बदलती चली जाती है। अब मान लो दो पॉलिटिशियन आपस में बात कर रहे होंगे किसी भी चीज को लेकर, तो वो इस तरीके से थोड़ी बात करेंगे, वो अपने अलग तरीके से बात करेंगे। लेकिन जब वो जनता से बात करेंगे तो पोलाइटली बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तो ये होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल जो चेंज हो जाती है। अब है कि बहुत सारे फील्ड में बहुत अलग अलग तरह के स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं, इसका स्पेशल मीनिंग होता है उस कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूज करते हो एक वर्ड, मान लो एथनिसिटी, है ना, जब आप कोई रिसर्च आर्टिकल लिख रहे होगे उसमें इस वर्ड का इस्तेमाल होगा तो उसका एक कंटेक्चुअल मीनिंग होगा, आप किस संदर्भ में वो यूज कर रहे हो, है ना। एक है जार्गन। जार्गन भी क्या होता है कि इसमें वर्ड्स होते हैं जो कि किसी खास फील्ड या प्रोफेशन से जुड़े होते हैं। जार्गन का एग्जाम्पल आप कोई भी टेक्निकल वर्ड उठा लो, मान लो कि क्रिप्टो की अगर बात कर रहे हैं तो क्रिप्टो अब एक स्पेशलाइज्ड चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या मेडिकल साइंस की दुनिया में जो टर्म्स यूज होते हैं वो सारे क्या है, जार्गन्स है, इनको टेक्निकल लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसे कि बैंडविड्थ, अब ये रिलेटेड है पूरा का पूरा आईटी से, आईसीटी से रिलेटेड है। एआई हो गया, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये स्पेसिफिकली जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डिजिटल एडवांसमेंट है उससे रिलेटेड, तो ये हो गया जार्गन। जैसे कि मेडिकल साइंस में यूज होता है एक टर्म कोड ब्लू, इसका मतलब होता है इमरजेंसी। तो ये होता है जार्गन, जो टेक्निकल वर्ड है जो कि खास फील्ड या खास प्रोफेशन में इस्तेमाल होता है उस चीज से कम्युनिकेट करने के लिए कम समय में। कोड ब्लू बोलेंगे मतलब इमरजेंसी है, तो एवरीवन, सभी लोग अलर्ट हो जाएंगे। फिर इसमें है देखिए सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, दोनों का फ्यूजन है। एक है कि कोई भी जो लिसनर है वो कितना ध्यान से सुन रहा है और कितने समय तक सुन रहा है। जब तक वो अच्छे से सुनेगा नहीं, ध्यान से सुनेगा नहीं, तब तक वो इफेक्टिवली उस मैसेज को समझ नहीं पाएंगे। एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस, बाहर से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, नॉइज आ रहा है, शोर हो रहा है, कुछ हो रहा है, रॉन्ग मीडियम, या फिर आपने कोई गलत मीडियम इस्तेमाल कर लिया अपनी बात को पहुंचाने का और वो रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है इफेक्टिवली। जैसे कि एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी आपने प्रेजेंटेशन बना रहे हो किसी डेटा पे, तो आप लिख लिख के नहीं दोगे, चार्ट बनाओगे, टेबल्स बनाओगे, पाई चार्ट्स बनाओगे, कुछ ग्राफ्स बनाओगे, ताकि जो समझने वाले लोग हैं उनको अच्छे से क्लियरली समझ आए, है ना। तो ये होता है यूज ऑफ करेक्ट मीडियम, कि आप अपने मैसेज को किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो रिसीवर तक। इसमें फिर पर्सनल वाइज, अच्छा ये आगे देखेंगे एक एक करके। देखो, एक है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मनोवैज्ञानिक, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप किसी भी चीज को अपने नजरिए से देखते हो, आपका खुद का सोचने समझने का तरीका होता है, आप उस हिसाब से उस चीज को देखने की कोशिश करते हो। इससे कई बार ये होता है कि आप गलत भी हो सकते हो, आप जिस तरीके से उस चीज को देख रहे हो और समझ रहे हो। फिर है सेल्फ इमेज और सेल्फ कंसेप्ट। आपने अपने दिमाग में कुछ धारणाएं बना ली हैं, अब आप उसी पर स्टिक करोगे कि मैंने जो बोला सही बोला, मैं जैसे सोच रही हूँ, मैं जैसे चीजों को कनेक्ट कर रही हूँ वही सही है। स्टीरियोटाइप, कि आप किसी भी इंसान के बारे में पहले से स्टीरियोटाइप कर लोगे, उनके बारे में पहले से ही कुछ निगेटिव पॉजिटिव सोच के कम्युनिकेशन को क्या करोगे, समझने की कोशिश करोगे मैसेज को। तो इससे भी क्या होगा, जो एक्चुअल बातें वो बताना चाह रहा है, जो कंटेंट, जो मैसेज में एक्चुअल चीजें हैं, वो आपको क्लियरली नहीं मिलेगी। फिर है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, जैसे कि सेंडर है, रिसीवर है, इन दोनों के अपने अलग अलग फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, अलग अलग कल्चर में दोनों बड़े हैं, अलग अलग तरीकों से उन्होंने अपने आप को, उनको ग्रो किया गया, उनको नरिश किया गया, उनके अलग अलग तरीके हैं समझने सोचने की। तो अलग अलग फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के कारण क्या होता है कि सेंडर जो कुछ कहना चाह रहा है जिस इंटेंशन से, वो इंटेंशन रिसीवर तक कंप्लीटली ना पहुंचे, क्योंकि रिसीवर के खुद के सोचने समझने के नजरिया, उनके खुद के कल्चर है, उनके खुद के अप्रोच है, वो उस हिसाब से देख रहा है। फिर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि आप कॉन्फ्लिक्ट इन थिंकिंग, जो सेंडर रिसीवर है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं हर बात पे, सामने वाले ने कुछ बोला, रिसीवर ने उसको काट दिया, तो एक जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है कि स्मूथली चीजें चले आगे बढ़े, वो नहीं हो पा रही है। फिर डिफेंसिवनेस एंड फेयर डिजायर, इसमें क्या होता है कि जो रिसीवर है, जो सेंडर है, जो भी है,
वो अपने वो व्यू पॉइंट पे चिपका रहता है, चाहे वो गलत हो भी रहा हो लेकिन वो घूम फिर के उसी पे आएगा। ठीक है, वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है, यथा स्थिति को। तो इसके कारण से क्या होता है, एक बैरियर क्रिएट होता है दो लोगों के आपस के बीच में कम्युनिकेट करने में, या किसी भी लेवल पर। फिर एक सिलेक्टिव परसेप्शन, या इसका दूसरा नाम है आई नो इट सिंड्रोम, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट, क्या आपने समझ ही लिया है कि अरे इस पे बात करना ही बेकार है, ये बेकार की चीजें हैं, ऐसा बोल के आप किसी भी कम्युनिकेशन को, किसी भी कॉन्वर्सेशन को वहीं पे रोक सकते हो या खराब कर सकते हो। फिर है फिल्टरिंग, कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है, जो मैसेज इन तक पहुंचना है, हो सकता है बीच में सिलेक्टिवली कोई सेलेक्ट करके ही मैसेज दे रहा है रिसीवर तक, उसको पूरा मैसेज पहुंच ही नहीं रहा है, या फिर जो रिसीवर सेंडर को फीडबैक दे रहा है उसको पूरा पहुंच नहीं रहा है। वो क्या होता है, फिल्टरिंग। बीच में कोई जो है गेट कीपर है या कुछ फिल्टर है जो कि छान रहा है कि आप तक क्या न्यूज पहुंचनी चाहिए और आप तक क्या मैसेज नहीं पहुंचना चाहिए। फिर एक लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर, इसमें तीन है। सिमेंटिक, शब्दों के इस्तेमाल पर डिसएग्रीमेंट्स। एक है इसमें हाई कल्चर, लो कल्चर। हाई कल्चर क्या होता है इंडियन सोसाइटीज में या एस्थेटिक सोसाइटीज में, कि आप ज्यादा बोलते नहीं हो लेकिन नॉन वर्बल चीजों से सामने वालों को समझना पड़ता है। लेकिन लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर क्या है, लो कल्चर ये है कि जहाँ पर आपको हर चीज को के लिए आपको एक्सप्लेन करे, खुल के बात करना है। तो ये एग्जाम्पल है वेस्टर्न कल्चर का। फिर एक क्रॉस कल्चरल बैरियर, जो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अलग अलग कल्चर से आए हैं, तो इनके बीच में बाधाएं उत्पन्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, कि वो इसके किसी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को गलत रीड कर दे अपने कल्चर के अनुसार। तो ये है लिंग्विस्टिक और कल्चरल बैरियर्स। फिर है मैकेनिकल। मैकेनिकल में आ गया भाषा, अलग अलग भाषा है तो आप आपस में बात नहीं कर सकते, किसी को हिंदी आ रही है, किसी को तमिल आ रहा है, तो उनके पास कॉमन लैंग्वेज नहीं है। फिर है परपेचुअल बाइसेस, मतलब आप स्टीरियोटाइप करके रखे हो किसी भी चीज के लिए। और सेल्फ फुलफिलिंग, आप जो आपको बढ़िया लग रहा है, जो आपके व्यू पॉइंट को वैलिडेट कर रहा है, आप सिर्फ उसी को करोगे, चाहे आप गलत क्यों ना हो अपने कॉन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में। फिर है इम्पर्सनल रिलेशन। इसमें क्या होता है कि मान लो कोई भी बात किसी ने आपको बोला, अगर कोई आपसे बड़े बोलेंगे आपको लगेगा ठीक है, लेकिन अगर वही छोटा बच्चा आपको वही चीज बोलेगा तो आप उस चीज को इजिली एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये होता है इम्पर्सनल रिलेशन, और ये आता है मैकेनिकल बैरियर में। फिर है कल्चरल डिफरेंसेस, सेम जो पीछे अभी देखा था। अब है संगठनात्मक बाधाएं। एक तो अगर साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो जो आपस में लोग कम्युनिकेट करेंगे, जो भी मैसेजेस देना है एम्प्लॉयज को, उसको देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इफेक्टिवली। अगर फिजिकल डिस्टेंस बहुत है एम्प्लॉयज के बीच में तो वो इफेक्टिवली बात नहीं करेंगे आपस में, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, वहाँ पे आजादी है कि नहीं, लोग आपस में ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, या फिर बहुत ही निगेटिव कल्चर है, एक दूसरे को लोग धोखा देने में लगे हैं। तो ये चीजें। अब है कि स्पेशलाइजेशन जॉब्स एंड एक्टिविटीज, अगर कुछ कुछ एम्प्लॉयज कुछ कुछ जॉब्स में स्पेशलाइज्ड है ना, तो उसमें क्या होता है कि वो जो दूसरे एम्प्लॉयज है दूसरे डिपार्टमेंट्स के, तो शायद वो आपस में बात ना कर पाए, क्योंकि उनका जो फील्ड है काम करने का, जो उनका एक्सपीरियंस है वो सारा अलग है। वहां पे बैरियर क्रिएट हो सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ये भी बाधा क्रिएट कर सकती है लोगों को आपस में बात करने से खुल के। फिर उस संस्था में किस तरह का पावर स्ट्रक्चर है, क्या बहुत ही ज्यादा हायरार्की को फॉलो करते हैं, या फिर इजी टू टॉक है, सबऑर्डिनेट को कैसे ट्रीट करते हैं। फिर उस संस्था में किस तरह के जटिलता है जिसके कारण लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, चीजें सरल नहीं हो पा रही हैं। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के बैरियर्स हो सकते हैं। इनएडुकेट फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, अगर मान लो कोई बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है एम्प्लॉय, लेकिन उसको हो सकता है उसका मैनेजर, उसका बॉस जो है उसको वो प्रमोट ना कर रहा हो, अपॉर्चुनिटीज ना दे रहा हो, इस कारण से भी क्या होगा, इसके मन में थोड़ा खटास आ जाएगा, है ना। तो फिर ये स्मूथली बात नहीं करेगा, हो सकता है आपस में एम्प्लॉयज के साथ स्ट्रेस में रहने लगेंगे। तो स्ट्रेस में रहने के कारण भी क्या होता है, बैरियर्स डेवलप होते हैं टुवर्ड्स कम्युनिकेशन। है फिजिकल बैरियर, इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिंग स्टिमुलस। आप कहीं पर हो, आप दो लोग बात कर रहे हो, अब अचानक कहीं से शोर होने लगा आसपास, या कुछ और लोग जोर से बात कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, आपका जो कॉन्वर्सेशन है वो हैम्पर होता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, आप किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ पे बहुत गर्मी है, या वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपरली, बहुत शोर हो रहा है, तो वो है। फिर सब्जेक्टिव स्ट्रेस, अगर मान लो जो सेंडर या रिसीवर है वो ठीक से रात में सोया नहीं है, तो वो दिन में बहुत स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि स्लीप उसको
ठीक से फंक्शन करने नहीं दे रहा है या बीमार है या कुछ है, तो उससे भी बैरियर डेवलप होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। या फिर जो आप मान लो रिसीवर्स अनफेमिलियरिटी विथ मीडियम, आपने कोई मैसेज भेजा मान लो किसी अपने ग्रैंडफादर को व्हाट्सएप पे, अब उनको चलाना ही नहीं आता है व्हाट्सएप, समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो समझ ही नहीं पा रहे कि उस मैसेज को एक्सेस कैसे करना है। ठीक है, तो ये होता है रिसीवर्स अनफेमिलियरिटी विद द मीडियम। ये सारे के सारे क्या थे तुम्हारे बैरियर्स। अब इस बैरियर्स को तोड़ने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। एक तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है सेंडर और रिसीवर के बीच में, उसको स्मूथ रखना, उसको बढ़िया रखना। फीडबैक देते रहना ताकि सेंडर को समझ में आए कि वो जो रिसीवर को बताना चाह रहा है या चाह रही है वो रिसीवर ठीक से समझ पा रहा है। लेवल ऑफ नॉलेज, क्या आप किस नॉलेज के लेवल पर बात कर रहे हो। मान लो आप किसी कंपनी के टॉप में हो, है ना, सीईओ वगैरह, अगर आप किसी पियून से बात करोगे तो आप उनके उनके भाषा में बात करोगे, उनके हिसाब से बात करोगे। मान लो इसको इंग्लिश ही नहीं आ रहा, आप एकदम बड़ा जार्गन वाले इंग्लिश इस्तेमाल कर दिए, तो क्या हो गया, बैरियर क्रिएट हो गया ना। जो पर्पस था कम्युनिकेट करने का वो तो फेल हो गया। फिर है कि आपको इमोशंस कंट्रोल करने, जब दो लोग बात कर रहे हैं हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए, है ना, लेकिन आपको उसको कंट्रोल करके उस इमोशंस सॉरी उस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करना है, चीजें समझना है। अगर आपको गुस्सा आ जाए या डिस्गस्टिंग फील करने लगोगे तो आप फिर उस कॉन्वर्सेशन में, उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ढंग से नहीं करोगे। फिर है कि नॉन वर्बल क्यूज, जो बॉडी लैंग्वेज क्या मैसेज दे रही है ना। अब जो इंसान कुछ कह रहा है तो वो जो कह रहा है और जो उसके चेहरे पे दिख रहा है दोनों एक जैसे है या नहीं। तो नॉन वर्बल क्यूज या बॉडी लैंग्वेज को भी समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको मैसेज इफेक्टिवली क्लियरली समझ आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में निकटता के क्षेत्र से संबंधित है। निकटता के क्षेत्र, चेहरे के भाव, भीड़, प्रादेशिकता, व्यक्तिगत स्थान, आंखों से संपर्क। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। थर्ड, CDE, टेरिटोरियलिटी, पर्सनल स्पेस। ई होगा इसमें, ई नहीं होगा। BCD, क्राउडिंग। देखो इस जगह की बात कर रहा है, क्षेत्र, क्राउड भीड़, टेरिटोरियल जो एरिया है आपका, प्रादेशिकता, और पर्सनल स्पेस। तो ये सारे के सारे प्रोक्सेमिक्स में आएंगे कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्चुअल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मीनिंग इन कम्युनिकेशन बिहेवियर। निम्नलिखित में से कौन प्रासंगिक कारक संचार व्यवहार में अर्थ निर्धारित करता है। अर्थ, मीनिंग की बात कर रहा है। फिजिकल लोकेशन, पार्टिसिपेंट्स, प्रीसीडिंग इवेंट्स, नॉन फंक्शनल गोल्स, एब्सेंस ऑफ ऑडियंस। जब कहीं पर भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में हो रहा होगा, तो उस कॉन्टेक्चुअल कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। फोर्थ, ADE, फिजिकल लोकेशन, नॉन फंक्शनल गोल्स, एब्सेंस ऑफ ऑडियंस। नहीं, CDE होगा, प्रीसीडिंग इवेंट्स। या अभी जो बात हो रही है कहीं पर भी कोई भी चीज को लेकर, उसका जस्ट पहले क्या हुआ था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस कम्युनिकेशन प्रोसेस पे। नॉन फंक्शनल गोल्स और एब्सेंस ऑफ ऑडियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लिसिट, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन। एक्सप्लिसिट मतलब होता है अस्पष्ट कर देना। साइलेंट रिमोर्स, मौन पश्चाताप, अवॉइडेंस ऑफ आई कांटेक्ट, अपॉलजीज, एक्सक्यूजेस, एक्सप्लेनेशंस। एक्सप्लिसिट मतलब खुल के अपने आप को एक्सप्लेन कर देना, बयां कर देना। क्या हुआ, इसको बहुत इजी है। फोर्थ, साइलेंट रिमोर्स नहीं, ये इम्प्लिसिट होगा।
यहाँ तो कोई स्पष्ट ही नहीं कर रहा है, चुप हो गए हैं। तो ए काट दो। अब देखो सी, सी डी डी, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। अब बी और ई, ई मतलब एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, एक्सप्लिसिट। करेक्ट आंसर थर्ड होना चाहिए, हाँ। करेक्ट आंसर इज थर्ड। बाकी जो ऑप्शंस नहीं है वो इम्प्लिसिट है। एक हो गया एक्सप्लिसिट और एक हो गया इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब अस्पष्ट रूप से, इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट, क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्विटी है। द बुद्धिस्ट मोड ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एम्फेसाइजेस, जो बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है कम्युनिकेशन को लेकर, इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में, वो किस चीज पर जोर देती है? अनफेटेड यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा का निरंकुश उपयोग, जैसे मन तैसे भाषा का इस्तेमाल करना है। अनइंटेलिजिबल मॉडल फ्रेम, अनजाने नैतिक फ्रेम, मतलब जो आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो अनइंटेलिजिबल है। सिमेट्रिकल रिलेशंस, जो दो कम्युनिकेटर है, जो दो इंटरपर्सनल कम्युनिकेटर है, उनके बीच रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिकल है। कंसेंसस थ्रू इंटरेक्शन, आपस में बातचीत करके वो एक आम सहमति बनाएंगे। वेरीफाइबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, जो संचार हो रहा है उसका सत्यापन करना। ए बी सी, सी डी ई, सी डी ई। देखो आप कुछ भी निरंकुश तरीके से भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हो, आपको अच्छे से तरीके से बात करना है, सामने वाले को समझते हो, कुछ भी अलबल नहीं बोल देना है। सिमेट्रिकल रिलेशन मतलब सामने वाले को एकदम सेम तरीके से रख देखना है, जैसे आप खुद को देख रहे हो। तो रिलेशन जो है वो कैसा हो? बराबर का, सिमेट्री वहां पर स्टैब्लिश हो। फिर जब आप अच्छे से बातचीत करोगे तो एक आम सहमति बनेगी, तो कंसेंसस है। नेक्स्ट, फेलियर टू अंडरस्टैंड द कल्चरल कम्युनिकेशन कैन लीड टू, अगर आप सांस्कृतिक संचार को समझने में फेल कर जाते हैं, विफल हो जाते हैं, तो इससे क्या क्या हो सकता है? इंफॉर्मेशन रिचनेस, जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा सूचना की समृद्धि होगी। एग्जीबिशनलिज्म, हाई ब्रो कम्युनिकेशन, मिस कम्युनिकेशन। अभी हाई कल्चर लो कल्चर मैंने आपको बता दिया है, हाई कल्चर और लो कल्चर। इसका करेक्ट आंसर फोर्थ होना चाहिए एक्चुअली, है ना, ये बैरियर्स में आ गया। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। हम्म। अच्छा ये देख लो क्या है, हाई ब्रो में क्या होगा? इसमें आएगा कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप अ, किस चीजों को कैसे देखते हो, जैसे आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर, म्यूजिक। लो ब्रो कल्चर मतलब जो चीजें मेन स्ट्रीम में चल रही है, कोई पॉपुलर टीवी शो चल रहा है, पॉपुलर सीरियल चल रहा है, ऐसी किताबें जो सभी लोग पढ़ रहे हैं, जो बहुत आम बात है, तो वो लो ब्रो। ये क्वेश्चन करो, ये है टाइप्स मेटा कम्युनिकेशन की, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, वर्बल, नॉन वर्बल। इसमें कौन डिस्क्राइब कर रहा है? एक्सप्लिसिट को, इम्प्लिसिट को, वर्बल को, नॉन वर्बल को। वेरी इजी बट वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर दो इसका मैच करके। कमेंट्स अबाउट नॉन वर्बल, कमेंट्स मतलब शब्दों का इस्तेमाल होगा। सी का क्या हो गया? फोर। सी का फोर सिर्फ सेकंड में ही दिख रहा। ए का टू। बी का थर्ड। एक सेकंड। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज टू ओनली। देखो, शब्दों का इस्तेमाल कर दिया आप नॉन वर्बल बिहेवियर के लिए, तो वो हो गया वर्बल, आपने शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है। नॉन वर्बल क्या है कि आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो डी का वन, जेस्चर्स दिखाओगे। इम्प्लिसिट मतलब खुल के नहीं बोलना, और एक्सप्लिसिट मतलब खुल के अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना।
ए का टू हो गया, खुलकर आप किसी भी चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हो, और इम्प्लिसिट मतलब ताना मार रहे हो, खुल के चीजें नहीं बोल रहे हो डायरेक्ट फेस पर। ओके, नेक्स्ट, नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन प्रीसीड्स वर्बल कम्युनिकेशन इन ह्यूमन लाइफ। जो नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो आपसे कोई बात करने आया आपके सामने, उसका कुछ बॉडी लैंग्वेज होगा, उसके कुछ जेस्चर्स होंगे, उसके साथ आएगा, फिर उसका मुंह खुलेगा कि आपसे बात करे, है ना। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन इनकलकेट्स डिस्प्ले नॉर्म्स फॉर एप्रोप्रिएट इमोशनल कम्युनिकेशन। सामाजिकरण उपयुक्त भावनात्मक संचार के लिए प्रदर्शन मानदंडों को विकसित करता है। फोर्थ, ओके, करेक्ट ऑप्शन वन होगा। देखो, जब कोई आपसे बात करने आएगा ना, तो उसके पास ऑलरेडी नॉन वर्बल इमोशनल एक्सप्रेशन होंगे। तो जब आपसे बात करेगा, या तो गुस्से में है तो बड़े गुस्से में देखेगा, या उसे अच्छा लग रहा है तो वो अच्छे से बात करेगा, जेस्चर्स देगा ना, फिर बात करेगा। तो ये भी ट्रू है, और ये तो ट्रू है ही। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही था।